तो हम लोग एमएसएमई उद्योग को देखा जाए, एमएसएमई इंटरप्राइजेज माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग की बात की जाए, क्योंकि यह एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। आर्थिक पैकेज में भी इस पे सर्वाधिक बल दिया गया। आत्मनिर्भर भारत के लिए भी यह बहुत ही महत्वपूर्ण है और भारतीय अर्थव्यवस्था में इसका क्या योगदान है, और भारतीय अर्थव्यवस्था ही नहीं बल्कि भारतीय सामाजिक व्यवस्था को भी किस तरह से प्रभावित करता है, इसको देखा जाए। इस लिहाज से एमएसएमई बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। इस संदर्भ में एक एक्ट भी बना था, एमएसएमई एक्ट 2006। उसके पहले यह 3 नाम से जाना जाता था, जिसमें लघु उद्योग और एक मध्यम उद्योग था, एक अति लघु उद्योग था। इसे टीनी सेक्टर बोला जाता था। 1997 में टीनी सेक्टर की अवधारणा आई थी। 2006 के उस एक्ट में, एमएसएमई एक्ट में 3 वर्ग इसके किए गए, एक माइक्रो, दूसरा स्मॉल, तीसरा मीडियम। यह सिर्फ विनिर्माण उद्योग तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि यह एक व्यवसाय हो गया, क्योंकि 1991 औद्योगिक नीति में जो लघु उद्योगों संबंधी नीति थी, उसमें विनिर्माण सेक्टर के साथ साथ सेवा सेक्टर को भी इसमें जोड़ दिया गया। इसलिए यह इंडस्ट्री न बन के बल्कि उद्यम बन गया, व्यवसाय बन गया। तो 1991 से लघु उद्योग व्यवसाय नीति, लघु व्यवसाय नीति कही, वो क्रियान्वित हुई। उस रूप में इसे देखा जाने लगा। इसकी महत्ता अगर देखा जाए भारतीय अर्थव्यवस्था में, तो विनिर्माण सेक्टर का 45% एमएसएमई सेक्टर द्वारा आता है। भारत द्वारा जो कुल निर्यात किया जाता है, उसका 40% एमएसएमई सेक्टर द्वारा किया जाता है, और भारतीय जीडीपी का 29.7% एमएसएमई सेक्टर से आता है। सीएसओ का जो 73वां दौर का जो आकलन है, उसमें उन्होंने बताया कि 2015-16 में 29.5% जीडीपी का यह सेक्टर कवर करता था। 16-17 में 29.3% कवर करता था। 17-18 में 29.7% कवर करता रहा। तो भारतीय अर्थव्यवस्था में इसकी क्या भूमिका है, यह तो स्पष्ट हो गया। रोजगार परक सेक्टर है, पूंजी प्रधान नहीं बल्कि रोजगार प्रधान सेक्टर है, और भारत की एक सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी है। उस बेरोजगारी को दूर करने में इस एमएसएमई सेक्टर का महत्वपूर्ण योगदान है। 11 करोड़, लगभग 11 करोड़ लोगों को यह रोजगार देता है, और इसमें रोजगार सृजन की बहुत ही संभावना है। इस नज़रिए से भी यह सेक्टर बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब इसको कैसे परिभाषित किया जाए, कैसे डिफाइन किया जाए कि माइक्रो उद्योग या माइक्रो व्यवसाय कौन सा होगा, स्मॉल व्यवसाय कौन सा होगा और मीडियम व्यवसाय कौन सा होगा। तो 1950 स्वतंत्र, हालांकि भारत में प्राचीन भारत से ही कुटीर एवं लघु उद्योगों का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है। भारत इसके लिए जाना जाता था, और विश्व में प्राचीन काल में विश्व में इसकी बराबरी करने वाला कोई नहीं था। यहाँ तक कि जब ब्रिटिश काल शुरू हुआ, तो ब्रिटिश लोगों को सबसे अधिक प्रतिस्पर्धा इस उद्योग से करनी पड़ी, और उन लोगों ने ऐसी नीतियां अपनाई जिससे इस उद्योग का पतन हो गया। स्वतंत्र, वो एक अलग कहानी है। स्वतंत्रता के पश्चात सरकार ने इस पर ध्यान देना शुरू किया, इससे संबंधित संस्थाओं का गठन किया गया, और इस उद्योग की जो समस्याएं देखने में वो मिली, उन समस्याओं का निराकरण करने संबंधी विभिन्न योजनाओं को संचालित किया गया। इस उद्योग की जो समस्याएं हैं, प्रमुख समस्याएं क्या हैं? सबसे प्रमुख समस्या इसका वित्तीयन है, वित्त से पूंजी कहाँ से मिले। दूसरी समस्या प्रौद्योगिकी की है, टेक्नोलॉजी की है, नई नई टेक्नोलॉजी इस उद्योग को कैसे मिले। तीसरी समस्या है कुशल श्रम बल की,
कुशल श्रम बल इसे कैसे उपलब्ध कराया जाए, और जो समस्या आधारभूत संरचना की है, इंफ्रास्ट्रक्चर की है, वो भी एक समस्या है। माना जाता है कि अधिकांश MSME व्यवसाय फैले हुए हैं पूरे देश में, ऐसी मान्यता है, लेकिन ऐसा नहीं है। अधिकांश ये व्यवसाय 7 राज्यों में ही इनकी डेंसिटी अधिक है। सर्वाधिक जो 73वें दौर की गणना है उसमें 3.6 करोड़ MSME व्यवसाय हैं, 3.6 करोड़। इसमें से 99.5% माइक्रो है, सूक्ष्म है। सिर्फ 0.5% मध्यम और लघु है। इनका जो वर्गीकरण है ग्रामीण सेक्टर में कितने हैं, अब इसमें से ग्रामीण सेक्टर में लगभग 51% है। लेकिन रोजगार के नज़रिए से सर्वाधिक ये स्थापना के नज़रिए से ग्रामीण सेक्टर में है, रोजगार के नज़रिए से सर्वाधिक शहरी सेक्टर के हैं। सर्वाधिक जो MSME हैं वो उनमें राज्यों का जो क्रम है, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र। उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र। इसमें इन उद्योगों का स्वामित्व किनके पास है? सामाजिक वर्ग में अगर देखें तो लगभग 49% पिछड़ा वर्ग द्वारा इसका स्वामित्व किया जाता है। लगभग 12.5% स्वामित्व अनुसूचित जाति के अंतर्गत है। इन उद्योगों में जो श्रम बल लगा हुआ है उसमें 20% महिलाएं हैं, 80% पुरुष श्रम बल है। तो ये कुछ इससे संबंधित तथ्य हैं। इसी के साथ जो संस्थाएं गठित की गई शुरू में, इसकी परिभाषाएं जो दी गई, परिभाषाओं की अगर बात कर ली जाए तो 1950 राजकोषीय आयोग ने कहा कि 2 तरह के उद्योग थे, कुटीर उद्योग, लघु उद्योग। तो कुटीर उद्योग के विषय में कुटीर यानी घर, जिसमें घर के सदस्य मिलकर ही उत्पादन कार्य करें, वो कुटीर उद्योग है। और लघु उद्योग इसे माना गया कि कम से कम 10, अधिक से अधिक 50 लोगों को मजदूरी पर रखकर कार्य जिस उद्योग में कराया जाता है उसे लघु उद्योग की संज्ञा दी गई। लेकिन इसकी वैज्ञानिक परिभाषा निवेश के आधार पर की गई। 1950 में यह माना गया कि 5 लाख तक अगर निवेश किया गया है किसी उद्यम में तो उसे लघु उद्योग माना जाए, और 10 लाख तक जिसमें निवेश किया गया है उसे मध्यम उद्योग माना जाए। तो ये निवेश की जो सीमा थी, वो निवेश की सीमा जो धनराशि की है उसे निरंतर आगे बढ़ाया जाता रहा। 1977 की औद्योगिक नीति में ये निवेश की सीमा जो थी लघु उद्योग और अनुषंगी उद्योग के संदर्भ में, लघु उद्योग के संदर्भ में 10 लाख रुपया थी और अनुषंगी उद्योग के संदर्भ में 15 लाख रुपया थी। वैसे ही 1991 की औद्योगिक नीति, 1991 में इसकी जो सीमाएं थी लघु उद्योग और अनुषंगी उद्योग की, 60 लाख रुपये तक का निवेश, मशीनरी और संयंत्र में 60 लाख रुपये तक का मैक्सिमम निवेश, लघु उद्योग जिसमें हुआ है उसे लघु उद्योग माना जाएगा, और 75 लाख रुपये तक का मैक्सिमम निवेश जिसमें हुआ है उसे अनुषंगी उद्योग माना जाएगा। 97 में टीनी सेक्टर की एक अवधारणा आई और 5 लाख रुपये तक के निवेश संबंधी उद्योग को टीनी सेक्टर कहा गया। 97 में यह जो निवेश की सीमा थी उसे बढ़ा दिया गया, 3 करोड़ कर दिया गया, दोनों के लिए, लघु के लिए भी और अनुषंगी के लिए भी। लेकिन पुनः 2000 में ही यह सीमा फिर घटाकर 1 करोड़ कर दी गई दोनों के लिए। 2006 में जो निवेश की सीमा निर्धारित की गई उसमें कहा गया कि 2006 के एक्ट में अब MSME को 2 सेक्टर में बांटा गया। एक विनिर्माण क्षेत्र 1991 में इसमें दोनों शामिल कर लिए गए थे। 1991 के पहले सिर्फ विनिर्माण की बात की जाती थी। 2006 में निवेश के दृष्टिकोण से इन दोनों को अलग अलग किया गया। विनिर्माण सेक्टर में कहा गया 25 लाख तक माइक्रो है, जिसमें पूंजी का निवेश 25 लाख तक हुआ है वो माइक्रो है, और 25 लाख से 5 करोड़ तक का जिसमें निवेश हुआ है वो स्मॉल है,
और 5 करोड़ से 10 करोड़ तक का जिसमें निवेश हुआ है वो मीडियम है। यहाँ कहा गया कि 10 लाख तक निवेश सेवा सेक्टर में वो माइक्रो है, 10 लाख से 2 करोड़ तक का जो निवेश हुआ है वो स्मॉल है, और 2 करोड़ से 5 करोड़ रुपए तक का निवेश अगर हुआ है तो वो मीडियम है। 2018 में भारत सरकार ने निवेश संबंधी जो ये सीमा है इसकी जगह उसने कारोबार की सीमा निर्धारित की। कारोबार के आधार से इन्हें डिफाइन किया जाए कि कौन माइक्रो है, कौन स्मॉल है और कौन मीडियम है। यह इस पर भारत सरकार विचार कर ही रही थी, एक प्रस्ताव इस तरह का था। उसी प्रस्ताव के तहत जो आर्थिक पैकेज में एक सीमा निर्धारित की गई और 1 जून 2020 को यह इसे जो परिभाषित करने का जो मानदंड क्राइटेरिया निर्धारित किया गया वो निर्धारित किया गया निवेश प्लस कारोबार। 1 करोड़ रुपए तक का निवेश और 5 करोड़ रुपए तक के कारोबार को माइक्रो कहा गया। 10 करोड़ तक के निवेश और 50 करोड़ रुपए तक के कारोबार, वार्षिक कारोबार से संबंधित उद्योग को स्मॉल कहा गया, और 50 करोड़ तक के निवेश और 250 करोड़ रुपए तक के वार्षिक कारोबार संबंधी उद्योग को मीडियम कहा गया। इस समय जो निर्धारण किया गया उसमें पुनः दोनों को मिला दिया गया। विनिर्माण और सेवा का अलग अलग निर्धारण नहीं किया गया। निवेश और कारोबार संबंधी जो क्राइटेरिया है दोनों के लिए एक ही है। तो इस प्रकार एमएसएमई को परिभाषित किया जाता है। भारत सरकार ने इसके लिए जो जिन संस्थाओं का गठन किया, जो बार बार पूछी जाती हैं संस्थाएं, उनका स्थापना वर्ष जो पूछे जाते हैं उनको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। जैसे कुटीर उद्योग बोर्ड, कुटीर उद्योग बोर्ड की स्थापना 1948 में की गई। ऐसे ही रेशम बोर्ड 1949, ऐसे ही आपका नारियल बोर्ड, वाइन उद्योग से जुड़ा हुआ है, नारियल बोर्ड 1953, जूट बोर्ड 2010, लघु भारतीय जो हथकरघा बोर्ड का गठन 1950, हस्तकला बोर्ड का गठन 1953, खाद्य एवं ग्रामोद्योग बोर्ड 1954 और राष्ट्रीय खाद्य एवं ग्रामोद्योग आयोग, ध्यान रखिएगा, 1956। इन दोनों के अंतर को ध्यान रखिएगा, कभी कंफ्यूजन हो जाता है। तो बोर्ड 1954, आयोग 1956। ऐसे ही समय समय पर अन्य संस्थाओं और कार्यक्रमों की घोषणाएं इस उद्योग के लिए की जाती रही हैं। सबसे महत्वपूर्ण इससे संबंधित एक जो मंत्रालय है, मंत्रालय इसका केंद्रीय मंत्रालय है, एमएसएमई मंत्रालय 2007 में गठित किया गया। पहले लघु उद्योग मंत्रालय था और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय, दोनों को मिलाकर 2007 में एमएसएमई मंत्रालय का गठन किया गया। इसी के तहत लघु उद्योग विकास निगम नामक एक संस्था है जिसका प्रमुख विकास आयुक्त होता है, जो लघु उद्योग संबंधी नीतियों के निर्माण और विभिन्न संस्थाओं में समन्वय हेतु जिम्मेदार है, और यह इस मंत्रालय को सुझाव अपना देता है। तो 1954 में लघु उद्योग विकास निगम का गठन किया गया। लघु उद्योग निगम का गठन 1955 में किया गया। यह लघु उद्योग सेक्टर को मशीनरी उपलब्ध कराता है और सरकारी सेक्टर की खरीदारी जो होती है लघु उद्योग से, उसमें सहायता करता है। 1986 में कुछ कार्यक्रम चलाए गए, जिसमें राष्ट्रीय इक्विटी फंड 1987 में शुरू किया गया। सिंगल विंडो स्कीम
1988 में शुरू की गई। लघु उद्योग विकास फंड का गठन 1986 में किया गया इस सेक्टर को वित्त उपलब्ध कराने के लिए। और 1989 में एक अधिनियम आया, सिडबी अधिनियम। इसके तहत 1990 में सिडबी का गठन किया गया। स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक के रूप में यह जानी जाती है। स्मॉल इंडस्ट्री के संवर्धन, विकास, वित्तीयन के लिए जितनी संस्थाएं हैं उन संस्थाओं में समन्वय करने के लिए इस संस्था का गठन किया गया। रिजर्व बैंक के निर्देशन में यह कार्य करती है। इसमें जो पूंजी लगी हुई है, सर्वाधिक शेयर एसबीआई का है, उसके बाद भारत सरकार का है, फिर एलआईसी का है, फिर नाबार्ड का है। लगभग 17% शेयर इसमें एसबीआई का है, भारत सरकार का लगभग 16% और इसी के एलआईसी का 15% और नाबार्ड का लगभग 10% शेयर सिडबी में है। सिडबी द्वारा विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं स्मॉल इंडस्ट्री के डेवलपमेंट के लिए। इसके लिए जो कार्यक्रम जैसे उद्यमी मित्र पोर्टल सिडबी द्वारा शुरू किया गया है, जिससे कि ऋण लेने में उद्यमियों को सहायता मिल सके। ऐसा ही कृषि डेक्स नामक एक सूचकांक इसके द्वारा जारी किया जाता है, जो एमएसएमई उद्योग के सेंटिमेंट सूचकांक माना जाता है। 0 से 200 के बीच इस सूचकांक के अंक हैं और इसके तहत ये इसके सेंटिमेंट को यहाँ से देखा जाता है। सिडबी द्वारा अनेक कार्यक्रम, स्वावलंबन नामक कार्यक्रम उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के लिए शुरू किया गया है। ऐसे ही 2015 में एक और संस्था आई जिसे मुद्रा नाम दिया गया, माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट रीफाइनेंस एजेंसी। यह जो सूक्ष्म वित्तीय संस्थाएं हैं उन्हें रीफाइनेंस करने के लिए इसका गठन किया गया है और ये 3 प्रकार के लोन देता है, शिशु, किशोर, तरुण, और इसके माध्यम से ये लोन मैक्सिमम 10 लाख तक के लोन इस मुद्रा के तहत दिए जाते हैं। मुद्रा के तहत जो लोन दिए गए हैं उसमें सर्वाधिक लोन 17-18 में तमिलनाडु में, उसके बाद दूसरा स्थान कर्नाटक का है। पूरे मुद्रा लोन जो दिया गया है उसमें एनपीए का हिस्सा 2.2% है। वैसे ही जो एमएसएमई सेक्टर को कुल ऋण दिया गया है बैंकों द्वारा, उसमें एनपीए कितना है, लगभग 12.4% एनपीए का हिस्सा है। एनपीए है जो ऋण दिए गए हैं, उसमें से एनपीए जो घोषित हो चुका है वो 12.4% है। बैंकों द्वारा जो ऋण दिया जाता है इस एमएसएमई सेक्टर को, उसका बैंकों द्वारा जो दिया गया कुल ऋण है उसका 4.34% ही एमएसएमई सेक्टर को उपलब्ध कराया गया है। और जो बड़े उद्योग हैं उनको लगभग 29% बैंकों ने लोनिंग की हुई है। एमएसएमई सेक्टर के लिए अन्य जो कार्यक्रम चलाए जाते रहे हैं, जैसे स्फूर्ति कार्यक्रम 2005 में इस कार्यक्रम को शुरू किया गया था। स्कीम फॉर ये रीफाइनेंस ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज, परंपरागत उद्योगों को पुनर्जीवित करने के लिए यह स्फूर्ति कार्यक्रम 2005 से शुरू किया गया और क्लस्टर अप्रोच पर शुरू किया गया। क्लस्टर यानी सामूहिक अप्रोच पर इस पर कार्य किया गया कि उद्योगों का एक समूह एक क्षेत्र में हो और उनसे संबंधित समस्याओं को एक साथ उस पर काम किया जाए। तो इस क्लस्टर अप्रोच के तहत 2005 में स्फूर्ति को शुरू किया गया। वैसे ही 2000 में 2 कार्यक्रम बहुत ही महत्वपूर्ण थे। एक तो विकास फंड के लिए, क्रेडिट फंड, इनके लिए क्रेडिट की सुविधा उपलब्ध कराए, इसके लिए एक क्रेडिट ट्रस्ट बनाया गया। इसमें पहले था कि 1 करोड़ रुपये तक की लोनिंग कोलेट्रल विदाउट कोलेट्रल दिया जाएगा, लेकिन अब वो 2 करोड़ हो गया है
वैसे ही एक स्कीम इनके टेक्नोलॉजी के उन्नयन के लिए शुरू की गई थी, क्रेडिट कैपिटल स्कीम, क्रेडिट फंड कैपिटल स्कीम के रूप में 2000 में ही यह शुरू की गई थी। इसके तहत 1 करोड़ रुपए तक की लोनिंग हो सकती है, जिसमें 15% अनुदान सरकार द्वारा दिया जाता है। इसी प्रकार 2015 में कुछ कार्यक्रम चलाए गए, जैसे यूएएन यूनिक आधार नंबर, जिससे कि इस सेक्टर एमएसएमई सेक्टर को कार्य करने में सुविधा हो, एक नंबर अलॉट हो जाए, उसी के माध्यम से वो अपना सारा कार्य करा सकते हैं। ऐसे ही उद्योगों के लिए रोजगार कार्यालय, कोई भी अगर रोजगार चाहता है तो उसे एक जगह रजिस्टर्ड किया जाए और जिन उद्योगों को जैसा भी कार्यबल चाहिए वहाँ से उसे वो सारी लिस्ट मिल जाए। तो इस तरह से ये इस प्रकार का भी प्रयास किया गया। एस्पायर स्कीम भी इस समय शुरू की गई 2015 में ही। इसमें कहा गया स्कीम फॉर प्रमोशन ऑफ रूरल एंटरप्रेन्योर्स। तो एस्पायर ग्रामीण उद्यमता को प्रोत्साहित करने के लिए यह कार्यक्रम शुरू किया गया है। वैसे ही राष्ट्रीय विनिर्माण प्रोत्साहक कार्यक्रम 2007-8 में शुरू किया गया। राष्ट्रीय विनिर्माण प्रोत्साहक कार्यक्रम यह टेक्नोलॉजी में उन्नयन संबंधी कार्यक्रम था। इस सेक्टर के उद्योगों को वैश्विक प्रतिस्पर्धा में के लिए तैयार करने हेतु 2018 में प्रधानमंत्री ने एमएसएमई सेक्टर के लघु उद्योग के लिए संपर्क एवं सहयोग कार्यक्रम के तहत कुछ 12 घोषणाएं की थी। उसमें से जो महत्वपूर्ण है, उन्होंने यह कहा कि अब इस सेक्टर को 1 करोड़ तक का लोन 59 मिनट के अंदर प्राप्त हो जाएगा, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते हुए। उन्होंने कहा जो उद्योग जीएसटी के लिए अपने को पंजीकृत कराएंगे, जीएसटी नंबर लेंगे, उन्हें जो ऋण उपलब्ध कराया जाएगा उसमें वो जो ऋण लेंगे उसमें 2% ब्याज की छूट दी जाएगी। इसी के साथ उसने कहा कि जो सार्वजनिक उद्योग हैं, सार्वजनिक जो बड़े उद्योग हैं, वो जो भी खरीदारी करते हैं उन्हें अपनी खरीदारी का 20% एमएसएमई सेक्टर से करना होता था। अब 20 नहीं बल्कि 25% उन्हें एमएसएमई सेक्टर से खरीदना होगा। और इसमें से उन इकाइयों से जिनका स्वामित्व महिलाओं के हाथ में है, इस खरीदारी का 3% उन इकाइयों से करना होगा जिनका स्वामित्व महिलाओं के हाथ में है। और पहले से ये बंधन था कि इसका 4% उन इकाइयों से करना होगा जिनका स्वामित्व एससी एसटी वर्ग के पास है। इसी के साथ उन्होंने कहा कि ट्रस्ट के माध्यम से एमएसएमई उद्योग को ऋण उपलब्ध कराने की सुविधा होगी। ट्रस्ट को आरबीआई ने 2014 में शुरू किया था और इसके तहत यह है कि जो एमएसएमई उद्योग का ये एक के साथ ही एक समस्या ये है कि इसकी जो बिक्री होती है उसके भुगतान में समय लगता है। तो इस माध्यम से एमएसएमई उद्योग, एमएसएमई इकाई ने अगर अपने माल की बिक्री की है उस रसीद के माध्यम से वह लोनिंग करा सकती है। ऐसे ही सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के लिए कहा गया कि वो जेम के माध्यम से ही खरीदारी करेंगे। इस सेक्टर के लिए यह कहा गया कि जो लाल फीताशाही है उसको कम किया जाएगा। सिर्फ एक बार वर्ष में इन्हें अपना टर्नओवर प्रस्तुत करना होगा। जो इंस्पेक्टर इनकी निगरानी करते हैं वो कंप्यूटरीकृत प्रणाली से रैंडम इकाई को चिन्हित करेंगे, निकालेंगे और फिर उनका निरीक्षण करेंगे। तो इस प्रकार एमएसएमई उद्योग को विभिन्न प्रकार से सहायता देने का कार्य किया जा रहा है। एमएसएमई उद्योग संबंधी जो प्रमुख कमेटियां अब तक गठित की गई हैं, जिसमें आबिद हुसैन कमेटी बहुत ही महत्वपूर्ण कमेटी रही है। 1995 में इस कमेटी का गठन किया गया था। लघु उद्योग को पहले
कुछ क्षेत्र लघु उद्योग के लिए आरक्षित किए जाते थे, और यह आरक्षण की सीमा जब उदारीकरण की नीति 1991 में अपनाई गई तब इस आरक्षण की नीति को छोड़ना पड़ा, और 2002 से इस आरक्षण के जो क्षेत्र थे उसको कम करना शुरू किया गया। अब इस समय कोई भी सेक्टर आरक्षित नहीं है। जो आरक्षण था 1986 में 873 क्षेत्र एमएसएमई के लिए आरक्षित थे, वैसे ही 1989 में 836 क्षेत्र एमएसएमई के लिए आरक्षित थे, लेकिन अब कोई क्षेत्र आरक्षित नहीं है। इसके पक्ष में यह तर्क दिया गया कि एमएसएमई सेक्टर इन आरक्षित क्षेत्रों के कारण सीमित हो जाता है, उसमें अन्य जो बड़े उद्योग हैं वो पूंजी नहीं लगा पाते हैं, तो इसलिए बड़े उद्योग भी पूंजी लगाएं, इसके लिए इस सेक्टर को खुला छोड़ दिया जाए। इसी के साथ एमएसएमई सेक्टर के लिए जो अन्य प्रयास किए गए हैं आर्थिक पैकेज में, उसमें 3 घोषणाएं की गई हैं महत्वपूर्ण। पहली घोषणा ये थी कि 3 लाख करोड़ रुपए एमएसएमई सेक्टर को ऋण के रूप में दिए जाएंगे बैंकों द्वारा, वो विदाउट कोलेटरल, बिना किसी जमानत के दिए जाएंगे। और वो किन उद्योगों के दिए जाएंगे? वे उद्योग जो 29 फरवरी 1920 तक 25 करोड़ रुपए तक का जिनकी लोनिंग है, यानी जो 25 करोड़ रुपए तक ऋण लिए हैं, 100 करोड़ जिनका वार्षिक टर्नओवर है, वो अपने ऋण का 20% 31 अक्टूबर 2020 तक लोन ले सकते हैं। यह लोन 4 वर्ष के लिए होगा, 1 वर्ष तक मूलधन कुछ नहीं लिया जाएगा इनसे। दूसरी जो घोषणा की गई 50,000 करोड़ रुपए की फंड के माध्यम से इन उद्योगों में पूंजी निवेश करने के लिए फंड विभिन्न फंडों से मिलाकर एक फंड बनाया जाता है, और उस फंड के माध्यम से इन उद्योगों में के शेयर में निवेश किया जाएगा। तीसरी घोषणा जो की गई, जो स्ट्रेस में एमएसएमई उद्योग हैं उन उद्योगों को के लिए 20,000 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। उस 20,000 करोड़ रुपये से इन उद्योगों को सहायता की जाएगी। तो ये आर्थिक पैकेज की घोषणा है। एमएसएमई उद्योग से अन्य जो भी, क्योंकि ये उद्योग बहुत विस्तृत है और इसमें कृषि संबंधी जितने भी उद्योग हैं वो सब जुड़े हुए हैं, जो कि इस निवेश सीमा के अंतर्गत है। सेवा सेक्टर के ढेर सारे उद्योग इसी से जुड़े हुए हैं। तो इनसे संबंधित जो विभिन्न अन्य सेक्टर से जुड़े हुए चीज़ें हैं वो समय समय से उस सेक्टर की जब बात की जाएगी तो उसमें आएगा ही।